नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 100 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 101 है कि रीतिकाल का समय है ए 1050 से 1375 विक्रम संवत, बी 1700 से 1900 विक्रम संवत, सी 1375 से 1700 विक्रम संवत, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है ना। बात करें आदिकाल, आदिकाल का समय बताया था 1050 से 1375, 1375 से 1700 का समय बनाया भक्ति का। रीतिकाल का बताया 17 से 1900 विक्रम संवत और 1900 विक्रम संवत से अब तक आधुनिक काल या वर्तमान काल बताया है। ये ध्यान में आप रखिएगा और विकल्प बी को आप हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक कर लीजिएगा, है ना। रीति क्या होती है ना, रीति सब जाना है कि 17 से लेकर के 19वीं सदी तक है, 1700 से 1900 रीतिकाल है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 102 है कि हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया। अब ये आपको जवाब देना है कि हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राहुल शंकरतायन, डी मिश्र बंधु। तो वीर गाथा किसकी है, और मैंने आपको कई बार बताया है कि रामचंद्र की गाथा जो होती है वीर गाथा, वीर गाथा किसकी है, रामचंद्र की। तो रामचंद्र फार रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में आपको रख लेना है और इन्हें ऐसे ही बैठा लेना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को कहा था, आदिकाल कहा था प्रारंभिक काल को, आदि 1 2 3 4 पर गिनती करते हैं, आदि हजार है ना। राहुल शंकरतायन ने सिद्ध सामंत काल कह दिया, मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, प्रारंभिक काल कहा है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 103 है कि आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया। ये लीजिए, प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया, इसी की चर्चा भी हम लोग कर रहे थे। ये डॉक्टर गियर्सन, बी मिश्र बंधु, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी हजारी प्रसाद। तो प्रारंभ कौन करता है, अभी चर्चा हुई थी कि प्रारंभ तो भैया मिश्र बंधु करते हैं। तो मिश्र बंधु द्वारा आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा गया है, ध्यान में रख लीजिएगा। गियर्सन की बात करते हैं तो सन कितने हैं, 4 फार चारण काल। महावीर ने क्या किया था, बचपन में महावीर ने क्या किया था, बीज वपन किया था। बीज वपन 1000 आदि गिनती करने के बाद 1 2 3 4 5 6 आधे हजार होता है। ठीक है, चलिए। अब आप एक यहाँ पर प्रश्न संख्या 104 देख रहे हैं कि आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा। ये लीजिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी है आचार्य भागीरथ है। तो आपका जवाब आ गया कि बीज वपन में क्या होते हैं, महावीर प्रसाद। बीज में क्या होता है ना, महावीर छिपा होता है। और महावीर प्रसाद ने क्या किया था, बचपन में सूर्य को निगल लिया था। तो इसको चाहे बचपन कर लीजिए चाहे वपन कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या आप 104 में आप थोड़ा सा व्याख्यात्मक देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बनता है, आदिकाल के नामकरण से संबंधित है। तो चारण काल, 4 कितने मैंने बताया था, 4 सन फार गियर्सन। प्रारंभ कौन करेगा, मिश्र बंधु करेंगे। वीरगाथा किसकी है, रामचंद्र की है। आदि गिनती करते समय आदि हजार पर हजारी प्रसाद। संधि चारण कौन करते हैं, राम के कुमार कहते हैं संधि करो या रण करो, है ना। सिद्ध सामंत राहुल शंकरतायन और अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा का है, ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ से निश्चित रूप से आपके परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 105 है कि हिंदी में हिंदी साहित्य इतिहास सबसे पहले किसने लिखा। इस विकल्प के अनुसार आपको ये बताना कि हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा। ये गियर्सन, बी शिव सिंह सेंगर, सी गासा दत्तासी, डी रामचंद्र शुक्ल। बिल्कुल गियर्सन की बात करते हैं तो अंग्रेजी में लिखा था 1888 में, ध्यान में रखिएगा। शिव सिंह सेंगर की बात करते हैं तो 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर द्वारा शिव सिंह सरोद नामक से लिखा गया था। गासा दत्तासी ने लिखा था सबसे पहले, लेकिन फ्रेंच भाषा में लिखा था। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा तो 1929 में लिखा।
इसके हिसाब से बिल्कुल 1883 शिव सिंह सेंगर द्वारा शिव सिंह सरोज इज राइट आंसर। हिंदी में सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सेंगर ने लिखा। कब लिखा? 1883 ईस्वी में लिखा है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 106 है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ आप देख रहे हैं सूची 1 में रचना और सूची 2 में रचनाकार हैं, उन्हीं को आपको सुमेलित करना है। नीचे आपको एक कोड दे रहा है। हिंदी साहित्य की भूमिका की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य की भूमिका है ना, इसके हिसाब से मिलाएंगे 1000 है। और कितनी 1000 है? 40,000 है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास आलोचना राम कुमार वर्मा की होती है, 38 आलोचना होती है 1938 में। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम पर, उत्तरी भारत की संत परंपरा पर परशुराम है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास तो बच्चे लिखेंगे, तो इसके हिसाब से देखेंगे ए का 2, बी का आप देख रहे हैं 4, सी का ए और डी का 3, यानी कि विकल्प बी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 107 है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखकों में कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? आपको जवाब देना है। तो आपको 3 विकल्प यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और चौथा विकल्प आपको नीचे दिख रहा है, विकल्प डी। इसके हिसाब से आपको जवाब देना है। सबसे पहले आप देख रहे हैं विकल्प में हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ला और राम कुमार वर्मा। फिर राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ला, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ला, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम कुमार वर्मा। विकल्प डी में देख रहे हैं कि मिश्र बंधु सबसे पहले, रामचंद्र शुक्ल 1884, बिल्कुल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि विकल्प डी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। अब बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 108 है कि पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? ए हजारी प्रसाद, वी रामचंद्र शुक्ल, सी इंसाल्लाह खां, डी चंद्र शर्मा गुलेरी। तो पुरानी गुलर देखे होंगे ना, गुलर का पेड़ होता है गांव में, बड़ा पुराना होता है। तो पुरानी गुलेर से गुलेरी ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो पुरानी हिंदी चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न संख्या 109। इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। इसके हिसाब से आपको जवाब देना है। तो आप देख रहे हैं एक तरफ हिंदी साहित्य का इतिहास और दूसरी तरफ उसके लेखक है। नीचे आपको एक कोड भी दिखाई दे रहा है, तो इस कोड के हिसाब से आपको जवाब देना है। थोड़ा सा सोच समझकर विचार करके इसका जवाब देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य का नया इतिहास, नया इतिहास होता है ना, तो कहीं ना कहीं बात अगर हम लोग कर देते हैं हिंदी साहित्य का नया इतिहास, हिंदी साहित्य का नया इतिहास, प्रश्न संख्या 100। हिंदी साहित्य का नया इतिहास देखें, यहाँ पर आपको विकल्प नहीं दिख रहा है, लेकिन विकल्प दिखना चाहिए। हिंदी साहित्य का नया इतिहास राम खिलावन का होना चाहिए, राम खिलावन वर्मा का होना चाहिए था। इधर में रखिएगा क्योंकि नया नया खेला होता है ना। तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा हिंदी साहित्य का नया इतिहास राम खिलावन वर्मा। राम खिलावन पांडे वर्मा नहीं है, बल्कि राम खिलावन पांडे है, क्योंकि हिंदी साहित्य का नया नया खेला होता है ना। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक गण गणपत चंद्र गुप्त ने, हिंदी साहित्य का रत्न राम कुमार वर्मा यहाँ पे हैं, और हिंदी साहित्य संबोधना स्वरूप होता है रामस्वरूप वर्मा का। तो ये ध्यान में आप थोड़ा सा रख लीजिएगा कि हिंदी साहित्य का जो नया इतिहास राम खिलावन पांडे का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1905 गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा। आलोचनात्मक इतिहास 1905 राम कुमार वर्मा ने, संवेदना रामस्वरूप वर्मा ने, और हिंदी साहित्य का अनुवाद की बात करते लक्ष्मी सागर वासड़े ने ये किया है। इसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी जो मिस्टेक है, फिलहाल आप लोग अगर सही जवाब देना चाहेंगे तो इसके हिसाब से आपको सही जवाब जो है विकल्प ए मिल सकता है। 4, 2, 1, 3 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 110 है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? यानी कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना है? आपको जवाब देना है। ए प्राकृत से, बी संस्कृत से, सी प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से, डी पाली से। तो शुक्ल जी ने तो यही कहा था कि प्राकृत की अंतिम अभ्रंश से हिंदी साहित्य का विकास हुआ है। विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है,
चलिए, अब प्रश्न संख्या 111 है कि इनमें से काशी नागरिक पचाड़ी सभा के संस्थापकों में से कौन एक नहीं है? श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, रामनारायण मिश्र या रामचंद्र शुक्ल। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 111 का जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। काशी नागरिक पचाड़ी सभा के संस्थापकों में रामचंद्र शुक्ल नहीं थे, है ना, बाबू सुंदर, ठाकुर शिव सिंह और रामनारायण। तो राम शिव, है ना, सुंदर, राम शिव सुंदर या राम श्याम शिव, राम श्याम शिव, राम से रामनारायण मिश्र, शिव से शिव कुमार सिंह और श्याम से बाबू श्याम सुंदर दास, ये 3 थे, लेकिन रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। विकल्प डी यही जो है सही जवाब होगा। प्रश्न 112 है कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह कथन किसका है? ये भारतेंद्र चंद, बी बालकृष्ण भट्ट, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। हृदय का विकास किसका होता है? बोले बाल का होता है। बाल फार बालकृष्ण भट्ट को ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। हृदय का विकास बाल का होगा। बाल फार बालक का, ऐसे कुछ किलो बना लीजिएगा और दिमाग में बैठा लीजिएगा, है ना। भारतेंद्र ने कहा था हिंदी नई चाल में ढली, हिंदी साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास बालकृष्ण, अंतःकरण की वृत्तियों में महावीर है, नई चाल में भारतेंद्र चंद और मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। प्रश्न संख्या 113 निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रम अनुसार सही क्रम कौन सा है? अब इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सही कालक्रम कौन सा होगा, उसका जवाब आपको देना है। तो सबसे पहले एकदम बिल्कुल इस्तवार दाला लेते तरिंदु हिंदी आपको दिखाई दे दिया, तो विकल्प बी ही सही होगा, ये ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी और कहीं पर ये विकल्प नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 114 है कि भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? और आप सभी का धीरे धीरे जवाब भी आ गया कि भाषा काव्य संग्रह को 73 रखो, और कौन रखते हैं? महेश रखते हैं। महेश फार महेश दत्त शुक्ल ने भाषा काव्य संग्रह को 73 फार 1873 में ध्यान में रख लीजिएगा। तो विकल्प ये महेश दत्त शुक्ल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 115 के हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं। ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी विश्वनाथ त्रिपाठी, सी श्याम सुंदर दास, डी गणपति चंद्र गुप्त। तो हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये ध्यान में रखिएगा। विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी नहीं है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था, अब बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। बात यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, हिंदी साहित्य का अतीत से 2 भाग है। प्रथम भाग 1959, द्वितीय भाग 1960 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में गणपति चंद्र गुप्त का। मैंने आपको बताया था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक गणफार गणपति चंद्र गुप्त। और हिंदी भाषा का विकास सुंदर होता है श्याम सुंदर दास का, और हिंदी भाषा और साहित्य भी सुंदर होता है तो 1924-1930 में। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का है ना। जो विश्वनाथ त्रिपाठी हैं वो बड़े सरल हैं, और विश्वनाथ प्रसाद जो मिश्र है ना, वो हिंदी साहित्य के अतीत हैं। तो ऐसे कुछ क्लू बना लीजिएगा, दोनों ऐतिहासिक ग्रंथ जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। प्रश्न संख्या 116 कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम क्या होगा? ए में आप देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, मध्यकालीन स्वरूप का बोध और हिंदी साहित्य और संवेदना। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सही विकल्प कौन सा बनेगा? देखिए, केवल एक ही विकल्प आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कहीं ना कहीं एक कट गया है। सबसे पहले बात हम लोग करेंगे तो आप इसके हिसाब से देखेंगे तो मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 में ये लिखा गया है। दूसरा, हिंदी साहित्य और संवेदना 1986 में है। तीसरा बात करते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चे लिखते हैं उल्टी सीधे 1996 में लिखते हैं। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे का है 2003 में। तो इसके हिसाब से आपको पहले मध्यकालीन स्वरूप का बोध मिलेगा, फिर हिंदी साहित्य का संवेदना, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, और फिर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, फिर हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ये ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। ये लग रहा है कि पीडीएफ कहीं से कट गई थी, तो इसको थोड़ा सा आप लोग संभाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 117 है कि आलखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ये खुमाल रासो, बी बीसल देव रासो, सी परमाल रासो, डी हमीर रासो। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी परमाल रासो इज, है ना। और इसके जो लेखक है जगनिक का परमाल रासो, और परमाल रासो के अंतर्गत ही
आलखंड आता है, जिसमें आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 118 चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? ये पृथ्वीराज चौहान, बी जयसिंह, सी खुमान राजा और डी बीसल देव। तो इसके हिसाब से आपको जवाब देना है। और मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर विजय करो किसके? चंद्रमा के वरदान से। तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो यानी कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इधर में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न संख्या 119 कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जैसे उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का क्या आशय है? इसके ऊपर आपको जवाब देना है। और प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सोच समझकर थोड़ा सा आप इसका जवाब देने का प्रयास करिएगा। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर इस प्रश्न का जो जवाब होगा, आध्यात्मिक रंग के जो चश्मे हैं आजकल क्या हो गए हैं? विकल्प सी विद्यापति के जो पद है अधिकतम श्रृंगारिक है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे प्रश्न संख्या 120 है कि पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल इस कथन के रिक्त स्थान में होगा। तो प्रश्न संख्या 120 का जवाब आप सबको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि इस पे क्या कहने का बोध है? विकल्प सी जैसे दोहा या दूहा कहने पर बोध होता है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 121 पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान कौन है? अब अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है, आपको जवाब देना होगा। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि अप्रामाणिक मानने वाला जो विद्वान होगा कोई हल्का फुल्का विद्वान नहीं है, है ना? कौन है? विकल्प ये पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान डॉक्टर बुलर है। विकल्प ये डॉक्टर बुलर इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 122 है कि गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? अब गद्य पद्य मिश्रित है ना, चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कौन सी है? जवाब आपको देना है। ए वर्णरत्नाकर, बी प्रकरण, सी राहुल बेल और डी परमात्म प्रकाश। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा गद्य पद्य मिश्रित जो है राहुल बेल है। राहुल बेल ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 123 है कि निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। बीसल देव की बात करते हैं तो बीसल नरपतिनाल का नरपति 20 होता है। खालिक बरी की बात करते हैं तो खालिक बरी अमीर खुसरू का है। भारतेश्वर बाहुबली सालभशूद्र। दोहा कोश की बात करते हैं तो सरहपाद का है। इसके हिसाब से अगर आप मिलाएंगे तो विकल्प बी है ना, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 3 और 4 का 1 इज राइट आंसर। ध्यान में रख लीजिएगा और स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक पे दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 124 है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। तर्क आर, क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। इसके हिसाब से आपको उत्तर देना है कि ये गलत, आर सही, ये और आर दोनों सही, ये और आर दोनों गलत, ये सही आर गलत। तो आपका उत्तर होगा कि ये गलत है लेकिन आर सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 125 है कि गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है। अब गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है? सभी लोग इसको रटे हुए हैं और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि गोरखनाथ जो हठ योग साधना थी, तो हठ योग साधना इज राइट आंसर। ठीक है ना, गोरखनाथ बहुत हठी थे। प्रश्न संख्या 126 है कि पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ये जोगिंदर बी राम सिंह, सी जिंदत सूरी, डी धनपाल।
तो 126 का जवाब आ गया कि पाहुड़ दोहा जो रचना है ना वो विकल्प बी राम सिंह की है। तो राम सिंह इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है? ये कल्लूलाल, बी इंसाल्लाह खां, सी अमीर खुसरो, डी भारतेन। तो मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ अमीर खुसरो का है, इधर में आप रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 128 है कि देसिल पैना सब्जन मिठा, देसी भाषा के मिठास का है वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम? ये साल बत्सूर, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी चंद बरदाई, डी विद्यापति। तो सब लोग रख रहे हैं जो विद्या का पति होगा, विद्या का मालिक होगा ना, उसकी बैना सब्जन मिठा होगा। तो देसी बैना सब्जन मिठा विद्यापति। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 129 है कि सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? ये कह रहे हैं महाकाव्य है, बी सुभाषित संग्रह है, सी खंड काव्य है, डी एकार्थ काव्य है। तो अब 129 का जवाब आ गया कि सारंगधर पद्धति जो है ये सुभाषित संग्रह है, विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 130 है कि मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं रहीम, सुंदरदास, जयदेव या फिर विद्यापति। तो विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। मैनव, अभिनव कवि, खिलन कवि, इधर में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 131 है कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई, यह कथन किसका है? तो प्रश्न संख्या 131 का जवाब आपको देना है। ये सुनील कुमार चटर्जी, बी चंद्र शर्मा गुलेरी, सी गिरशन, डी धीरेन्द्र वर्मा। तो 31 का जवाब आपका आ गया, फिर विकल्प बी को लॉक किया जाए, चंद्र शर्मा गुलेरी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 132 है कि पृथ्वी राज रासो में कितने समय है? ये 59, बी 69, सी 79, डी 89। तो 32 का जवाब सभी लोगों का आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, 69, एक कम 70 इज राइट आंसर। ठीक है, 69। प्रश्न संख्या 133 है, चंद्र शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? अब साहित्य अपभ्रंश को किस नाम से पुकारेंगे चंद्र शर्मा गुलेरी, आपको जवाब देना है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि चंद्र शर्मा गुलेरी ने अवहट्ट पुरानी हिंदी, अपभ्रंश या देसी भाषा, तो पुरानी हिंदी नाम से पुकारा है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 134 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? ए कह रहे पहुंचरी, बी पाहुड़ दोहा, सी भविष्यत कहा, और डी है चित्रावली। तो 134 का जवाब आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी जो चित्रावली है ना, ये अपभ्रंश की रचना नहीं है, ये उस्मान कृति है। ठीक है, ये प्रेमाख्यान है। प्रश्न संख्या 135 है कि विशुद्ध चरितावली इन्हीं के जीवन चरित्र के लेखक कौन है? अब विशुद्ध चरितावली या जीवन चरित्र के लेखक कौन है? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए, माधव प्रसाद मिश्र इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 126 है कि अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अमीर खुसरो का मूल नाम था क्या? अबुल हसन इमुद्दीन। तो विकल्प डी अबुल हसन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 137 है कि हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? ये शंभु, बी जगनिक, सी चंद्रबरदाई, डी ये डी जगनिक है ना, शंभु, विद्यापति, चंद्रबरदाई या जगनिक। तो विद्यापति को है ना राजशेखर की उपाधि प्राप्त है, विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 138 है कि कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? कीर्ति हम है ना, ये विजय सिंह सूर, विद्यापति, जायसी और अमीर खुसरो। तो विद्यापति की रचना है कीर्तिलता, इधर में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 139 है कि अपनी पहली और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं, ये चंद्रबरदाई, विद्यापति, सी अमीर खुसरो, डी हेमचंद। तो अमीर खुसरो जो है अपनी पहली और मुकरी के लिए जाने जाते हैं, विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 140 है कि आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा सामाजिक चेतना, आस्था प्रशंसा, धार्मिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना। तो बिल्कुल सही जवाब आप सबका आ गया कि जो आदिकाल था ना उसमें कहीं न कहीं देखेंगे तो विकल्प डी जो राष्ट्रीय चेतना थी ये उपेक्षित रही, विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 147 है आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा, ये तो हो गया। प्रश्न संख्या 147 है आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी, कौन सी भाषा प्रधान भाषा थी? ये कह रहे कि प्राकृत, विपाल, सी डिंगल एवं पिंगल, डी खड़ी बोली। तो डिंगल एवं पिंगल, विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42 है कि पुस्तक जल्हड़ हथ दई चल गज्जन निपकाज,
यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? ये नरपत नाल, बी विद्याधर, सी चंद्रबरदाई, डी चल्लड़। जवाब आपको देना है, प्यारा सा प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर। तो 42 का जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प सी चंद्रबरदाई की पंक्ति से संबंधित है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 143 है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भारतेश्वर बाहुबली गिरिराज की बात करते हैं, सालभद्र सूर, रेवंत गिरिराज, विजयसेन सूर, स्थूलभद्रास, चिंतन सूर और चंद्रबलारास असगु। तो यही विकल्प सी जो बात करते हैं ना, स्थूलभद्रास है ना का जिनधर्म सुर नहीं, जिन दत्त सुर होना चाहिए, जिन दत्त, ये ध्यान में रखिएगा, बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 144 है, रणमल छंद के रचयिता है भट्ट केदार, जयेंदु, मधुकर कवि या सिरधर। तो विकल्प डी सिरधर इज राइट आंसर, है ना। रणमल छंद धीर सिरधर। प्रश्न संख्या 145 है, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वी राज के पिता कौन थे? अब आपको जवाब देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। पृथ्वीराज रासो में जो पृथ्वीराज के पिता थे, ये राजेश्वर, बी समर सिंह, सी अनंगपाल या डी सोमेश्वर। तो विकल्प डी सोमेश्वर इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 46 है, प्रतिभास हिंदी से आशय है अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृत या पाली। तो आपको जवाब देना होगा और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि प्रतिभास हिंदी से जो आशय है अपभ्रंश इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 47 है, गोरा बादल कथा किसके रचयिता है ना। गोरा बादल कथा किसके द्वारा रचित है? ये दलपत विजय, नरपत नाल, जटमल या फिर जाड़। तो जटमल की रचि गोरा बादल की कथा जटमल की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 148 है, नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? नाथ, ये 9, बी 11, सी 84, डी 86। तो 9 नाथों की संख्या 9 है, विकल्प इज राइट आंसर। और प्रश्न संख्या 149 है कि सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? नरूपा, लुईपा, गोरछपा या फिर सरहपा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर प्रश्न संख्या 49 का विकल्प डी सरहपा इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 150 है, खुमार रासो के रचयिता कौन है? ये जगनी, बी दलपत विजय, सी नरपत नाल या डी चंद्रबरदाई। तो खुमार रासो की बात करते हैं ना, तो किसके सैनिक खूब मारपीट करते हैं, खुमार करते हैं, जिस उसके दल के पद की विजय होती है। तो दलपत विजय इज राइट आंसर। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं, अपना प्रिय मुस्लिम विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।